देखो कल हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने सीख लिए थे सबके। दूसरा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या तो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं। तो मैंने एक चीज बताई कि अगर हम बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूट लगा रहे हैं तो हमारे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे थे, जनरली 5 बन रहे थे। बाकी अगर मेरा कोई भी रिंग पे पूछा जाता है, अगर मेरा इस पे पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, 3। 4 मेंबर रिंग पे पूछा जाता है तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4। 5 पे पूछा जाता है तो 5। सिर्फ और सिर्फ बेंजीन मतलब 6 वाले कार्बन वाले पे 5 मिलेंगे हमें, ठीक है। बाकी अगर 7 मेंबर पे पूछा जाता है तो 7 मेंबर रिंग बना दी मान लो। पहले वाले में कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, इसमें 4 मिलेंगे, इसमें सॉरी इसमें मिलेंगे तुम्हारे 5 मिलेंगे, सही है। और अगर 7 मेंबर रिंग बनी हुई है, यहाँ प्लस है माइनस है या फिर जो भी है, ठीक है, इसमें तुम्हें 7 मिलेंगे, हाँ 7 मिलेंगे। और अगर मेरी बेंजीन के साथ बनी हुई है, क्या बेंजीन की रिंग बनी हुई है, यहाँ कुछ भी है प्लस एम माइनस एम फ्री रेडिकल व्हाटएवर इट इज लगा हुआ है, वहां क्या मिलेंगे मुझे, 5 मिलेंगे। तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कि कौन से स्ट्रक्चर हमारे रेजोनेटिंग है, कौन से स्ट्रक्चर्स नहीं रेजोनेटिंग है, सही है। अब देखो एक इसी के साथ क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा कि कौन सा मेरे लिए मान लो चारों पांचों किसकी, पांचों मेरे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। उसमें मुझसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है और सबसे कम स्टेबल कौन सा है। जनरली अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हुआ है, लाइक अगर मैं ये बना रही हूँ, ठीक है, ये बनाया है, अगर मुझे इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना है तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनता है, और यहाँ पे CH2, सही है। ये इसका क्या बन जाएगा मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा स्टेबल तो हमेशा रेजोनेटिंग का जो हाइब्रिड होता है वो होता है, अगर वो बना हुआ दिया है। और अगर वो नहीं दिया हुआ है तो ये 5 रूल्स है जिसको हम क्या देखते हैं, फॉलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसमें ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है। जैसे कि अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है, सही है। और यहीं पे अगर मुझे क्या दे दिया जाए, एक CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है, सही है। हाँ, यहाँ क्या होगा मेरे पास, छोटा दो अगर इस टाइप से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिए हुए हैं, एक पे मैंने मान लो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव करके चार्ज लगा दिया, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये वाला जिसपे कि कोई भी चार्ज नहीं है वो मेरा ज्यादा स्टेबल होगा इसकी तुलना में। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे आगे तो समझ में आएगा, पहले भी सिर्फ इतना सीखो। अगर मेरे पास 2 सेम दिए हुए हैं, सेम ही के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ये सब सेम होते हैं, एटम्स में कोई चेंज नहीं आता। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज आ रहा होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आ रहा होता है, क्योंकि डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है फुल रेजोनेंस में, और तो कुछ नहीं हो रहा होता। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे जब हम देखना शुरू करते हैं तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले कि कौन से पे ऐसा आ जाएगा जिसपे मेरा क्या नहीं है, चार्ज। सबसे पहला तो मेरा ऑप्शन इसी से खत्म हो जाएगा। और अगर सबके सब चार्ज है, मान लो सारे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनपे चार्ज है मेरे पे, तो फिर हम क्या काउंट करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। जिसमें ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे, उसमें क्या होगा, वो मेरा रेजोनेटिंग ज्यादा होगा। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C, ये आ गया एक, ठीक है। यहाँ पे लगाओ, सही, ये आ गया।
अब इसमें क्या हो सकता है, एक तो ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें इसका मिल सकता है, एक कैसा मिल सकता है, ये स्ट्रक्चर अधिकतर मिलता है मैम। हाँ, और एक कैसा मिल सकता है कि मान लो तुम्हारे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये आ गया CH डबल बॉन्ड OCH। अगर अब तुमसे इन दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा हो जाएगा, इन दोनों में ये वाला ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो डबल पाई बॉन्ड हो जाएंगे, एक इसका और एक इसका। हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो भी प्रेजेंट है सबके पाई बॉन्ड तुमसे क्या करे जा रहे होंगे, काउंट करे जा रहे होंगे। ये सब मत देखना, क्योंकि ये मैं अभी अपने दिमाग से लिखी हूँ, लगता है इनमें बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो समझ, तो इसके अभी एग्जाम्पल में आगे लिखूंगी तब लिखूंगी, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ क्या हो गया कि कैसे मेरे पाई बॉन्ड गिन रहे हैं हम लोग, भले मेरा नाइट्रोजन वाले का पाई बॉन्ड होगा, भले मेरा कार्बन वाले का पाई बॉन्ड होगा या ऑक्सीजन वाले का पाई बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या होंगे, काउंट होंगे सब। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हम देखेंगे। अगर मेरे पास पूरे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो हम देखेंगे वो ज्यादा किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पे हो, मतलब कि क्लोरीन है तो क्लोरीन पे हो, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन पे हो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे मेरा कैसे चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर एक जैसे चार्ज है पूरे में, एक कार्बन में एक कार्बन चेन है, ठीक है, ये कार्बन चेन है, अगर मेरे पास इस पूरे कंपाउंड में दो नेगेटिव साइंस आने हैं, अगर दो नेगेटिव चार्ज आने हैं, तो ये जितनी ज्यादा दूरी पे होंगे, सेम आने हैं, जितनी ज्यादा दूरी पे होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि तुम्हें पता है लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो ये जितनी ज्यादा दूरी पे होंगे उतना हमारा स्टेबल होगा। यहीं पे अगर मान लो दो पॉजिटिव आने हैं तो वो भी जितनी ज्यादा दूरी पे होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो जितने पास में होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो जितने पास में होंगे वो होगा हमारा। मगर उसमें भी एक चीज ध्यान रखनी है, मान लो दो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, एक पे पॉजिटिव लगा हुआ है और एक पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो उसमें दूसरा वाला भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही नेगेटिव लगा हुआ होगा, वो ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि दो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पास पास में है तो दोनों की बराबर होगी, फिर उसमें हमें उस रूल को भी ध्यान रखना है जिसमें कि हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव साइन होना चाहिए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए। उसके बाद एक चीज सबसे ज्यादा जो सारी चीजों में याद रखनी होती है पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हुए, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, सेम कभी भी नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, नेवर, मतलब कहीं पे भी नाइट्रोजन की 5 बन ही नहीं सकते, हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 होंगे, उसके साथ भी 4 जाएगा। वरना कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन मेरा, 3। अगर कहीं पे नाइट्रोजन पेंटावेलेंट दिख जाए तो वहां क्या हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा लीस्ट आ जाएगा, उसमें फिर कुछ देखना ही नहीं है, उसको सबसे पीछे ले जाके लगा दो और बाकी सब में अपनी देख लो। अब देखो, अब मैं अगर इसके क्वेश्चंस पे आती हूँ तो मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने वाली हूँ। तो देखो CH माइनस डबल बॉन्ड CH साथ साथ लिखते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। NH3 पॉजिटिव, ये मेरा A है, और B मेरा क्या है, CH2 पॉजिटिव डबल CH डबल बॉन्ड NH3 नेगेटिव। अब जरा मुझे ये बता दो बेटा, इन दोनों में कौन सा ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ जल्दी से। सभी लोग बताओ जल्दी, कौन सा है नीचे वाला, कर नाइट्रोजन की बैलेंस देखना जरा, वो कौन देखेगा, ये कितना, 1 2 पेंटावेलेंट हो गया ना नाइट्रोजन। जैसे ही नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हुआ वैसे ही वो हमारा क्या हो गया, लीस्ट। तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, पहले वाले की ज्यादा, दूसरे वाले कम, भले उसमें पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर हो। सबसे पहले क्या देख लेना, पेंटावेलेंट है तो हटा दो उसे, सबसे पीछे लगा दो, लिखो दूसरा।
डबल बॉन्ड CH Cl, CH2 CH डबल बॉन्ड Cl प्लस, सही है, CH2 प्लस। देखो एक चीज बताऊं, जब भी केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ा करो बैलेंसी तो चेक कर ही लिया करो हर चीज की, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो उस पर चार्ज सही लगा हुआ है या नहीं है। ऑक्टेट से ज्यादा तो कोई वैसे ही नहीं कर सकता, वो खुद ही डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर कुछ भी करना है ऑक्टेट चेक कर लेना न्यूट्रल के बारे में। करो इसमें बताओ मुझे। सबसे पहले हमारा रूल क्या था, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रल कौन सा है। तो न्यूट्रल कौन सा है मेरा, ये वाला। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चेक करने थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों में बराबर है, सही है। उसके बाद मुझे क्या देना था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज। बट यहाँ पे क्या है, Cl पे क्या है, पॉजिटिव है, और इस पे क्या है, नेगेटिव है। तो मेरा ये कम हो जाएगा, नीचे वाला क्या कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। मैम यहाँ पे है नहीं, मतलब ऐसे कहाँ पे बेटा, पहले वाले में ये सब है, ये हाँ एच है। ये बताओ इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, ये पहला वाला मेरा क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इन दोनों में सेम वही चीज होगी। पहली बात तो लाइक चार्ज क्या है, दूर दूर है, यहाँ पे भी लाइक चार्ज दूर दूर है। दूसरी बात, इस पे क्या है, इस पे O पे पॉजिटिव है, यहाँ क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव है। तो मेरा C वाला ज्यादा हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, B वाला। और एक चीज ध्यान रखना, अगर यहीं पे तुमसे एनर्जी ऑर्डर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, एनर्जी ऑर्डर, तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा। स्टेबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। लिख लिया, आगे बढ़ूं। चलो, कल हमने प्लस एम और माइनस एम तो पढ़ लिया था, कहाँ लग रहा था, क्या क्या ऑर्डर्स थे। तो एक चीज आ जाती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्या है, बेंजीन कितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या फिर कितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है तुम्हारे में, क्या आता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये पूछा जाता है, सही है। क्या पूछा जाता है, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कितने अच्छे से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल मेरी बेंजीन पे जुड़ जाएगा। अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उस पर कितनी जल्दी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, वो मेरा क्या कराएगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट। अब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो मेरे पास बेंजीन कैसी होनी चाहिए,
रिएक्शन कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल करते हैं। अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है तो मुझे किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रोफाइल की। और अगर मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो मुझे किसकी जरूरत होगी? न्यूक्लियोफाइल। इट मीन बेंजीन मेरी क्या होनी चाहिए? मोर न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए। बेंजीन क्या होनी चाहिए? मोर न्यूक्लियोफिलिक होनी चाहिए। लिखो चलो, इसमें लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। लिखो बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन is directly proportional to electron density of benzene. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होते हैं। और अगर मुझे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है बेंजीन की, तो मुझे इस पे कैसे वाले ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे? प्लस एम वाले या माइनस एम वाले, ये बताओ। प्लस वाले जोड़ने पड़ेंगे ना, तो इसलिए जो प्लस एम देते होंगे वो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएंगे, और जो माइनस एम देते होंगे वो मेरी न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाएंगे। तो कौन से में रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा? प्लस एम वाले ग्रुप में या माइनस एम वाले ग्रुप? जो प्लस वाले में ज्यादा होगा। बेटा इलेक्ट्रोफाइल हमें ऐड करना है बेंजीन पे। इट मीन्स मुझे बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और न्यूक्लियोफिलिसिटी तब बढ़ेगी जब मैं उसे इलेक्ट्रॉन दूंगी। समझे? तो देने वाले ग्रुप जब हम जोड़ते हैं तो हमारी ESR का मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है अपेक्षाकृत जब हम माइनस वाले लगाते हैं। आजा, जैसे कि अगर मेरे पास क्या है, एक बेंजीन है, बेंजीन में एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ होता है। ये क्या करेगा? ये हमेशा क्या, कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ते हैं? न्यूक्लियोफाइल किसकी पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास कोई, ये क्या करेगा? बेंजीन पे जाके अटैच होगा। और ये बेंजीन पे अटैच होने के आप रेट को पता करते हैं। किससे पता चलते हैं? कि हमारी बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच थी या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट थी। वो कैसे पता चलेगा? कि प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए थे या माइनस एम वाले? अगर वो प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए थे। अच्छा एक चीज बता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरली होगा कहाँ? न्यूक्लियोफिलिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा, पैरा, ऑर्थो, कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पे ही होगा। सही है? क्योंकि हमारे पास जो भी चार्ज आ रहे थे, जब हमने कल पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जो प्लस एम वाले ग्रुप्स के, जो माइनस एम वाले ग्रुप्स के, तो जितनी भी डेंसिटी कम हो रही थी या ज्यादा हो रही थी, वो कहाँ से हो रही थी? पैरा से हो रही थी या फिर ऑर्थो से हो रही थी। तो हमारे अटैचमेंट्स भी वहीं पे होंगे। उसके बाद लिखो बेटा इसमें बेंजीन ओनली गिव्स, लिखो बेंजीन ओनली गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Benzene only gives electrophilic substitution reaction. Benzene behaves as good nucleophile when plus n group is attached. अब जैसे मैं तुमसे पूछूंगा, अगर मेरे पास एक जगह फिनॉल है, क्या है बेटा? फिनॉल है, और एक जगह मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, ESR का रेट क्या होगा? रेट किसका ज्यादा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नेम हम इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक ऐसे रखते हैं, जो भी रिएजेंट होता है उससे रखते हैं। मेरा यहाँ सबस्ट्रेट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है, बट मेरा
रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही जब मैं कार्बोनिल से रिएक्शन कराऊंगी, कार्बोनिल ग्रुप से, ये मेरा कैसा सेंटर है, कैसा सेंटर हुआ, क्योंकि इस पे देखो ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इट मींस इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो अगर इस पे मैं रिएक्शन कराऊंगी तो किसकी कराऊंगी, न्यूक्लियोफाइल की, तो ये रिएक्शंस कौन सी कहलाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। सही है, जो एडिशन हो जो सब्स्टिट्यूशन हो वो न्यूक्लियोफिलिक में कहलाएगा। ठीक है, ये चीज कहाँ, नेम, रिएक्शन का नेम कहाँ से आता है, रिएक्शन का नेम हमेशा आता है बेटा रिएजेंट से। अब यहाँ पे इन दोनों में मैं तुमसे पूछ रही हूँ ईएसआर का रेट कौन देगा। अगर मुझे ईएसआर का रेट के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया कि जौन सी बेंजीन की पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी। अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो उस पर रिएक्शन जल्दी होगी, अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अच्छा है तो उस पर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी होगी, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए उतना ही अच्छा मुझे क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल तो हमारे पास है ही है, अगर मुझे रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो हम अपनी चीज पे तो काम कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रोफाइल तो हमें कोई मिला हुआ है, हमें रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास चीज होगी उसको बेटर करने की कोशिश करूंगी। मेरे पास बेंजीन है, सही है, मुझे बेंजीन पे ही रिएक्शन करानी है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें कैसे ग्रुप जोड़ दूंगी। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है तो मुझे कैसे ग्रुप जोड़ने पड़ेंगे बेंजीन पे, प्लस एम वाले, प्लस एम वाले। तो इन दोनों में प्लस एम कौन देता है, ये प्लस एम देता है और ये माइनस एम देता है। ठीक है, इट इज विड्रॉइंग और इट इज डोनेटिंग। अगर ये प्लस एम दे रहा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहा है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी बेटा, फिनॉल की ज्यादा होगी नाइट्रोबेंजीन से, सिंपल। ये अगर ए है और ये बी है तो रेट ऑफ रिएक्शन ए की ज्यादा होगी मेरी बी से। अब जिन लोगों को अभी थोड़ा गायब गायब लग रहा है उसमें मैंने कुछ अभी ज्यादा नहीं कराया, सिर्फ ये केमिकल बॉन्डिंग वाला पढ़ाया था, जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी तुम्हें लिखाए थे कि हम कैसे पहचानेंगे हमारा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा। पहला टॉपिक यही हुआ जिसमें कि मेरी 5 चीजें आ गई थी। न्यूट्रल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मेरे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट कर लूंगी, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें कम होगा वो कम स्टेबल। उसके बाद क्या करूंगी, निगेटिव चार्ज, मोर निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और पॉजिटिव चार्ज एट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। उसके बाद लाइक चार्ज अवे फ्रॉम द ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज माइनस माइनस है अगर किसी में तो दोनों दूर दूर होने चाहिए, और प्लस प्लस है तो दोनों दूर दूर होने चाहिए। जितने दूर होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, और अगर प्लस और माइनस है वो दोनों पास में होने चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी में भी नाइट्रोजन पेंटावेलेंट दिख रहा है तो वह मेरा क्या है, लीस्ट। क्या हो गया, लीस्ट हो गया। इसके क्वेश्चंस ये वाले हैं, ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने बस, जिसमें कि यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटावेलेंट था, दैट्स व्हाई ये लीस्ट हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे सही सबकी वैल्यू से कंप्लीट थी तो ये मेरा ज्यादा हो गया, 2 ही है। अब इस वाले में मैंने क्या देखा, इसमें ये वाला न्यूट्रल था इसलिए ये सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद इसमें क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका ऑर्डर ये आ गया। सेम इस वाले पे आते हैं, ये न्यूट्रल है और इनमें हमारा क्या है, चार्ज सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक तो पहली बात तो लाइक चार्ज है तो जितने पास में होंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। अगर तुमसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है तो ऐसे निकालोगे, और तुमसे एनर्जी ऑर्डर पूछता है तो क्या करोगे, स्टेबिलिटी का उल्टा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी एनर्जी उतनी कम। अब एक क्वेश्चन जो आता है तुमसे आता है रेट ऑफ ईएसआर का, रेट ऑफ ईएसआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी देगा बेंजीन, जिसको हम भर भर के पढ़ेंगे, जो हम फिनॉल के रूप में पढ़े, जो नाइट्रोबेंजीन के रूप में पढ़े, या खुद बेंजीन के रूप में पढ़े हाइड्रोकार्बन्स में। हमारे सारे के सारे जितने भी बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स होंगे वो कौन सी रिएक्शन देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हमें इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैच कराना है। इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराने के लिए इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए।
न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है मेरे पास चीजें ज्यादा होना। वो कब ज्यादा होंगी? जब मुझे देने वाली चीजें मेरे से अटैच होंगी, मुझसे छीनने वाली चीजें नहीं होंगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं बेंजीन की। मैं जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा जल्दी क्या देगा? मेरा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। रिएक्शन का रेट नाम कहां से आया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि मेरा रिएजेंट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोफाइल। अगर मेरा रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहेगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हाटएवर। सही है? अब आगे ये तो कल वाला ही काम था। तुम लोगों ने वो बना के देखे थे या नहीं देखे थे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए हैं? नहीं आए तो 2-4 बार बना के देख लेना, आ जाएंगे। कौन सी वाली था? जिसमें क्वेश्चंस थे? ये वाला? अच्छा ये वाला कुछ रह गया है तो रह गया उसके लिए। तो अच्छा अब आ जाए, हो गया बेटा, बाद में खींच लेना, रुको टाइम कम है अपने पास। सुनो, मुझे इसमें बताना है तुम्हें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ जल्दी से बेटा, इसमें क्या बताना है? रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ ESR। बताओ, ऑर्डर देखो कल वाला, प्लस एम आई की, उस हिसाब से इसको करो। ये क्या दे रहा है? प्लस एम, ये प्लस आई, ये एम नहीं देता, ये माइनस एम और ये माइनस एम। अब इन दोनों में माइनस एम किसका ज्यादा होता है? इसका ज्यादा होता है इससे। इन दोनों में प्लस एम डोमिनेट करता है, तो सबसे ज्यादा मेरा क्या देगा? ये डी वाला है, ये सी वाला है, ये बी वाला है और ये ए वाला है। तो अगर इसके पास सबसे ज्यादा है, क्या है? सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। अगर ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो सबसे जल्दी ये देगा। उसके बाद मेरा कौन देगा? सी वाला देगा। उसके बाद मेरा क्या देगा? बी देगा। और सबसे लास्ट में क्या देगा? ए देगा। लिखो, चीज देखो, अगर मेरे पास एक से ज्यादा क्या कर रहे होते, काम कर रहे होते इफेक्ट्स, यहाँ लिख लेना एक लाइन, मोर देन वन इफेक्ट वर्क एट सेम टाइम, then he moves according to this। सबसे पहले एरोमेटिक देखेंगे, then रेजोनेंस देखेंगे, then हाइपर कन्जुगेशन देखेंगे, then इंडक्टिव देखेंगे, then पॉजिटिव देखेंगे। बस ये लाइन लिख लेना, बाकी जब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा कि ये लिखी क्यों है। एंड ये परसेंटेज है, तो है
इसका एक तो ये लगता है और एक क्या लगता है, माइनस आई भी तो लगता है ना बेटा, सही है। अब यहीं पे सोचो, यहाँ पे दो काम कर रहे हैं एक ही ग्रुप के, क्या क्या काम करा, इसका प्लस एम भी काम करा और माइनस आई भी काम किया, बट डोमिनेट कौन सा करेगा, यहाँ पे देखो कौन सा डोमिनेट कर रहा है, रेजोनेंस। इट मींस मेरा प्लस एम या प्लस आर क्या करेगा, इस पे काम करेगा। अब ये समझ में आ गया ना, निकाल लोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कैसे निकलेगा। अगर मेरा निगेटिव वाला लगा हुआ है, माइनस एम लगा हुआ है, तो वो कम कर देगा रेट को, प्लस एम लगा हुआ है तो बढ़ा देगा। दिक्कत हो रही है, कुछ ऊपर कर दूं इसे। ग्रुप्स के आगे क्या लिखा है? ग्रुप्स के आगे क्या लिखा है? इनटू अकॉर्डिंग, सॉरी शॉर्टकट में लिखा है क्या? हाँ, अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो उसे सबसे ज्यादा कुछ भी इफेक्ट लग के, उसके बाद मैं चेक करूंगी रेजोनेंस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो रेजोनेंस। उसके बाद हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन, जो अब हम पढ़ेंगे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। उसके बाद इंडक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि प्लस आई माइनस आई क्या है, फिर उसको देखेंगे। सबसे लास्ट में हम कैसे चेक करेंगे, परसेंटेज एस्टर। अगर मैं किसी की एसिडिटी की बात कर रही थी तो एसिडिटी कौन से वाले बढ़ा रहे थे बेटा, एसिडिटी नेगेटिव वाले बढ़ा रहे थे, और बेसिसिटी पॉजिटिव वाले। अभी इसी एसिडिटी बेसिडिटी के सिर्फ दो रूल और आएंगे, थोड़ा सा वो पढ़ने के बाद हम पूरे एसिडिटी बेसिडिटी के क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब इसके बाद हेडिंग डालो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसी को बोलते हैं बेटा बेकर नाथन इफेक्ट। आ जाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब मैं पीछे समझा रही होंगी ना, मैं फिर से बात बोल दूंगी जब बोलने वाला कुछ कर रही होंगी। यहाँ पहले हेडिंग डालो, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को बेटा बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट। और इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके तीन नाम होते हैं, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, और उसके बाद क्या है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब लिखो, इसमें लिखना स्टार्ट करो। सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन इन पी ऑर्बिटल। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था मेरा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन था। यहाँ पे क्या है हमारा, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है। सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन इन पी ऑर्बिटल। देयर इज, सेकेंड लाइन में लिखना, देयर इज no bond in this conjugation, that's why in this conjugation, that's why no bond, there is no bond in this conjugation, that's why called no bond resonance. इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा क्या हो रहा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा था। यहाँ पे किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब लिखो कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन।
sp3 अल्फा कार्बन should be sp3 should be sp3 and सेकेंड वाला लिखो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज नेसेसरी हो गया। के बाद लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होती है, लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन्स। जैसे कि मेरा इंडक्टिव इफेक्ट हम किस किस पे देख रहे थे, हम देख रहे थे किस किस के लिए देख रहे थे हम इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी के लिए और हमारे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए। बट हम हाइपर कॉन्जुगेशन किसके लिए देखेंगे, कार्बोकेटायन के लिए, फ्री रेडिकल के लिए और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के लिए। इसमें हम कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी के लिए इसे चेक नहीं करेंगे। अब देखो इसके बाद देखो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन is directly proportional to the stability of carbocation, free radical and alkene। अभी देखो सुनो, मैंने अभी इसमें क्या क्या तुम्हें बताया। एक तो मेरा क्या हो रहा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सही है। क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक कार्बन मेरा प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा कार्बन की बात करी है जो मैंने, अल्फा कार्बन क्या होता है, मान लो मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, मेरे पास क्या है डबल बॉन्ड है, तो इसका अल्फा जो इसका नेक्स्ट वाला कार्बन होगा, ये वाला कार्बन है, ये क्या है डबल बॉन्ड से लगे हुए नेक्स्ट कार्बन को मैं क्या बोलूंगी, अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है और इससे लगे हुए हाइड्रोजन क्या है मेरे, अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। sp3 होने के लिए इसके पास कितना एसन होना चाहिए, चार बॉन्ड बनाना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे और इसके पास क्या है तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। सेम मेरे पास एक क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इसने क्या बना रखा है, ठीक है। मेरे पास अगर मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखती हूँ तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें क्या कोई भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है बट वो sp3 नहीं है। अल्फा कार्बन इज प्रेजेंट बट नॉट sp3, ना sp3 अल्फा कार्बन है, ना ही कोई अल्फा हाइड्रोजन हुआ जब मेरे पास कोई भी sp3 कार्बन नहीं है। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसके पास नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी निकालूंगी तो मेरे पास इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहीं पे अगर अब देखो, अगर मेरे पास एक आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी CH2 CH3 है। अगर मेरे पास यहाँ पे सब पे क्या है, CH3 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 और CH3 है, इन दोनों में बताओ मेरे लिए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सेकेंड वाली, क्योंकि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हैं, 12, उसमें कितने हैं 8, क्योंकि अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन नहीं है,
सिर्फ इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन देखोगे तो कितने हैं, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 3 3 3 किसके हो गए 12। क्या समस्या है वो तो बोल दे आ नहीं रहा बाद में कर लो, ठीक है कर लेंगे किसी दिन जल्दी आ जाना। यहाँ कितने होंगे बेटा 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे किसमें हाइपर कंजुगेशन की जगह कि या तो तुमसे क्या किसकी स्टेबिलिटी पूछी जाएगी, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पूछ लेगा, या तुम्हारे सेम कार्बोकेटायंस की। जैसे कि अगर मेरे पास एक कार्बोकेटायन है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। इस इफेक्ट से हमें ये बात क्लियरली पता चल रही है। पता तो हमें आई से भी चलती है, बट आई हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट करता है आई इफेक्ट से। अगर मैं यहाँ कार्बोकेटायन बना रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बनाया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, एक बना रही हूँ मैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और एक बना रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। सही। अब देखो इसमें खुद ब खुद हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन से पहले अल्फा कार्बन बताओ 1 2 3 अल्फा कार्बन है। पर कार्बन में 3 क्या लगे हुए हैं हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसमें कितनी होगी 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर मैं इस वाले में आती हूँ, इसमें 2 अल्फा कार्बन है मेरे पास, इसमें कितना हो गया टोटल 2 अल्फा कार्बन हो गए मेरे पास, और मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा 6। अगर मैं इस पे आती हूँ तो कितना हो रहा है, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है, 1 अल्फा कार्बन हो रहा है मेरा, और मेरा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी कार्बोकेटायन की, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आया? तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सही। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। आराम से अब हो जाएगा ना, लिखो क्या बेटा, इससे पहले वाला मैं दोबारा लिख दूंगी, बहुत ही घटिया तरीके से लिखा हुआ है ये। मेरा अपनी कॉपी पेन पे इतना बुरा राइटिंग नहीं जितना इस पे आता है। मेरा कॉपी पे भी ऐसे ही है। इस पे ज्यादा सही से लिख नहीं होता है। लिखने की बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा साइज हो जाता है। सही है। जैसे टैबलेट पे जब तुम लोग उस टाइम पे पढ़ा रहे होते हो तो इतना घटिया तरीके से नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो मेरे पेपर साइज का ही टैबलेट है, तो मुझे आदत है उस पे लिखने की। अच्छा भी हो जाता है। वो तो कुछ भी हो सकता है, बस समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना क्या लिखा है। अब देखो हमने एल्कीन वाला बेटा क्या लिखा था, एल्कीन वाला लिखा in case of alkene number of alpha hydrogen increase stability ये ऊपर को जो साइन लगा होता है वो इंक्रीज का होता है, मतलब बढ़ने का होता है। सही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे ज्यादा होंगे, वैसे वैसे मेरी एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी।
बातें मत करो। काहे बात पे लड़ रहे हो? पता नहीं कौन सी चीज का घाटा दे रहा है। महंगा हो गया कस्ती। तुम्हें गन्ना खरीदना है बेचना है? मैम हमारे गन्ना क्यों रेट बढ़ गया है तो हमारे खेत में खड़ा तो पार्टी दे दो। ज्यादा मिलेगा। तो पार्टी दे दो। पार्टी दे देंगे कब चाहिए बताओ? है या नहीं? अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टी दे दो, और घाटा हुआ है तो भाई अपना कुछ करना है। पार्टी के लिए देंगे पीछे नहीं देंगे। खेती बाड़ी करते हो तुम या खाली ये गिनने पे आते हो कि हाँ गन्ने का रेट बढ़ गया है, पापा कर रहे हैं मुझे करता मैं हूँ। पापा का काम है देखना। बताओ बेटा इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? V then C then A हो गया। हो गया? आगे बढ़ो। नहीं नहीं मैम अभी। अरे 3 यही तो बनाने, अपना ऑर्डर लिखना। नहीं लिख तो नहीं, अंदर पसंद रहेगा यार उसी को काटना। चलो लिखो, साथ साथ लिखो, साथ साथ। ऐसा लग रहा है अच्छी लग रहा है। ठीक है? मुरली और भाई बस सॉरी मैम। अब ओवर हो रहा है। इससे ज्यादा क्षमताएं मेरी सहन करने की हैं। बता दो जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैम ये एक ही नहीं है अलग है। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इट इज ई एफ एन जी। चलो करो, अपनी कॉपी पे लिखो, जल्दी इनके अल्फा कॉपी पे, अंश कॉपी पे। यहाँ पे तो मेला मेला लगा है क्या? लगा था, लगेगा लग रहा है। 2 से कैसा मेला लगता है? कौन है ये? सिंगर है मैम। हाँ वो गाना गाते हैं वो हरियाणा गाने हरियाणवी गाने गाता है। और क्या इससे पहले हुआ है। सही है, एक दिन इसको एंजॉय करते। कब आ रहा है? मेरी छुट्टी ना हो। 2 4 को आता है। तो मैं तो आ ही नहीं सकती फिर तो। मैं तो चाहती हूँ एक आध दिन रुकेगा ये 3-4 दिन का मिला है। तो सही है, बट उस वीक में मेरी क्लास ही नहीं होती।
तुम लोग मेरे से कुछ अच्छा अच्छा मेरे लिए देख के रखना, वीडियो कॉल पे दिखा देना मुझे। जाने का नहीं क्लास के बाद अपने घर आएंगे तब दिखाएंगे। ये प्रदर्शनी वगैरह वाला दिखा लगाते हैं या नॉर्मल वाली शॉप लगती है ना? हो गया उस दिन हमारी गाड़ी खड़ी थी, हुआ नहीं। वो थोड़ी ना प्रदर्शनी, प्रदर्शनी का मतलब क्या, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सामान आता है, लगा हुआ है। क्या रेट बता रहे हो यार, वो तो बहुत दिनों से लगा था। ऐसी चीजें बतानी चाहिए भाई, अलग अलग जगह की चीजें अब जाके तो देख नहीं पा रहे, कम से कम जहाँ आ रही है वहीं देख लूँ मैं आसपास में। कुछ मिल ही जाता है, एंटीक में बहुत कुछ मिल जाता है। जब मैं बरेली रहती थी अर्बन वॉर्ड में लगती थी, और हम कुछ कर, हमारा घर भी अर्बन वॉर्ड के जिस रूम भी पास में ही था। कुछ हो ना हो उस प्रदर्शनी को जरूर देख के आना, क्योंकि हमें खरीदना हो ना खरीदना, बट एटलीस्ट पता तो होना चाहिए रेट क्या चल रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन पता इसमें है? नहीं है। 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 ये दोनों तो शायद सेम हो गए ना, ऐसा कुछ किया है मैंने क्या? हाइड्रोजन का चेंजमेंट है। क्या चेंज है बेटा? पोजीशन अलग होने से क्या हो रहा है? एक यहाँ पे CH3 नहीं लिखा है बेटा, यहाँ 12 है, 12 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर फिर से 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ तक तो मुझे सही हो जाएगा, जहाँ तक मेरे ज्यादा हो रहे हैं। मतलब पहले मैं 12 लिख लूंगी, सबसे पहले F आ जाएगा, क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, देन क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा बेटा? C, D और G में हमें कैसे प्रायोरिटी देनी है ये चीज सीखो। अगर मेरे एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, किस पे? एक ही कार्बन पे, कौन से वाले में? C पे लगे हुए हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। क्या? ट्रांसोसिस तो अलग है, ये दोनों एक ही कार्बन पे लगे हुए। C वाला ऑप्शन देखो, ट्रांस तो जैसे डी वाला है। हाँ। अब इसमें क्या होगा बेटा? ये तीनों क्या है? एक ही कार्बन पे है, तो ये ज्यादा होगा। अब D और G वाले में देखो, इट इज दिस, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? सेम प्रायोरिटी सेम साइड पे आ रही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1 और 2। अगर मैं इसे प्रायोरिटी ऑर्डर दूंगी तो ये मेरी क्या हो गई? इससे एल्कीन हो गई, और यहाँ पे मेरे सेम ग्रुप कहाँ आ रहे हैं? डिफरेंट साइड आ रहे हैं, तो मेरी ये क्या होगी? ट्रांस एल्कीन हो गई। तो ट्रांस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सिस वाले से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रिपल्सन काम करता है इन दोनों के बीच में, बट यहाँ पे क्या है? रिपल्सन कम है। देख रहे हैं, यहाँ पर रिपल्सन कम है, तो ट्रांस वाला ज्यादा होता है हमारा सिस वाले से। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? इसके बाद C, D एंड G, और उसके बाद क्या बचेगा हमारा? V एंड देन हो गया, लिख लो। और ये भी लिख लेना कि सिस वाला कम होता है ट्रांस वाले से। जितने भी क्वेश्चन करा करो उनका कहीं ना कहीं छोटा छोटा करके इसका कारण लिख लिया करो, जिससे कि जब दोबारा कभी 2 महीने 3 महीने बाद कॉपी पलटो तो याद आ जाए। जाके तो पलटोगे नहीं अभी, है ना अनिश? केमिकल बॉन्डिंग याद है? कहाँ क्या क्या क्यों बोला था? अब एक आध दिन में याद आएगी, पूरी आ जाएगी। जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन याद आ जाएगी पूरी केमिकल बॉन्डिंग। अभी नहीं आएगी तुम्हें याद, और आप रूल भूल चुके होंगे, कहीं से भी याद नहीं होगा कि साइज ऑफ कैटायन कैसा होना चाहिए, साइज ऑफ एनायन कैसा होना चाहिए। कैटायन एनायन ध्यान रखें क्या होती है, या ये भी भूल चुके हो? हो गया? अब लिख लो बेटा। एक क्वेश्चन
ये हो गया, आगे करूं? इसमें बता देना मुझे जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन सी एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी। सिंपल रूल लगाना है, sp3 कार्बन देखो पास वाला, उस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो, जिसमें ज्यादा हो जाएंगे वो ज्यादा हो जाएगा, जिसमें कम हो जाएंगे वो कम हो जाएगा। इस वाली एल्कीन के लिए नेक्स्ट एक ही कार्बन है, सही है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने दिख रहे हैं, इस मींस कितना, एक हाइड्रोजन हो गया, एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया, हो गया। इस वाली के लिए देखो एक कार्बन ये दिख रहा है, एक कार्बन अल्फा में ये दिख रहा है, इसके पास कितने बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड ये दिख रहा था, मतलब एक अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये वाला और एक अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, टोटल कितने हो गए इसके पास, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अब मैं इस वाले पे आ जाती हूँ, इस वाले पे 1 और 2, 3 कहाँ से आया, तीसरा कहाँ से आया, इट इज बीटा कार्बन। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हुए। अब बताओ स्टेबल कौन सा ज्यादा हुआ, 3 वाला, मतलब सी वाला, फिर बी वाला, देन ए वाला। अब इसमें इतनी मुश्किल क्या थी, तुम्हें इतना घबरा गए, किसे थी बहुत मुश्किल, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, नहीं होती है, कितनी बार पढ़ी है, कंफ्यूजन आ जाती है। फर्स्ट ईयर पास करा होगा तब जीओसी पढ़ी होगी, 12th के पेपर में चलो पढ़ी हो ना पढ़ी हो, पर बीच बीच में मास्टर ने पढ़ाई होगी, क्योंकि रिएक्शंस में तो आई थी, क्लास ही पेपर तो दिए होंगे, पेपर दिए, या इतने दयावान लोग तो बिना पेपर दिए भी पास कर दिया। नहीं वो तो कोविड में हुए थे, बिना पेपर कोविड दिए वालों ने बड़ा दिमाग खराब किया। मेरे भाई का 12th हुआ है कजिन, मैं वही तो कह, जब तक उसको कोविड आया था उसको पता चली अभी स्कूल बंद हो गया, बड़ा बेचारा बेचैन था कि रोना धोना शुरू, अरे यार क्लास जाने को नहीं मिलेगा, अरे पेपर कैसे पास होगा। फिर पेपर्स आए, फिर पता चला थोड़े दिन पेपर होंगे ही नहीं है, कभी आदमी मौज में आ गया। उसके बाद ये खबर हो रही कि हाँ पेपर्स होंगे, बट भले जो थोड़े दिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो। उसके बाद तो जो उसने रोना शुरू किया था कि भाई मैं पेपर दूंगा कैसे, क्योंकि पूरी 6 महीने तो मैंने कोविड में बाकियों की तरह गुजारे हैं कि कोविड है, घर से कहीं बाहर नहीं जाना, तो अपने आराम से जो भी करना है, जितनी सुखद जिंदगी तुम्हारे घर में हो सकती है सब थी कोविड में उनके, जिनके घर में कोविड नहीं था। सिर्फ दुखी वो लोग थे जिन बेचारों के घर में कोविड था या खाने पीने का जहाँ प्रॉब्लम था, हमारे गांव में तो किसी बाकी सब सुखी थे और कोई दुखी नहीं था। जिसके पास रहने खाने पीने की कोई कमी नहीं थी वो कोई दुखी नहीं था, या जिसके घर में किसी को कोविड नहीं होता तो वो भरपूर मजे बच्चों ने लिए हैं, कोई कहे कोविड बुरी चीज। अब पेपर जब नहीं हुए उसके बाद बीएससी कर ली, अब जब एमएससी देने का नंबर आया एंट्रेंस एग्जाम, देन बात होती है आपके बेसिक्स पे। अब तो मुझे कुछ आता ही नहीं है क्योंकि मैंने तो फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ा ही नहीं है। तो जनाब ने फिर से 1 साल, अब पूरा फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ रहे हैं एमएससी एंट्रेंस देने के लिए, सही है बिकॉज आपको जैम देना है, आपके पास एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेसिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर आपको एमएससी के बाद आईआईटी एग्जाम देना है मान लो, सही है, जैम के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी पेपर दे लो, तुम नीट दे रहे हो, ठीक है, तुम जेई दे लो, एमएससी दे लो, बीएससी दे लो, नेट दे लो, अगर बेसिक्स नहीं है आपके पास 11-12 के, कोई आपको पास नहीं कर सकता। तो बस इसलिए हो गए, इसलिए कोविड वाले बच्चों भूल जाओ कि फर्स्ट ईयर इंटर तुमने नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ो। नाम लिखना नहीं आ रहा था, कोविड में पास हो जाना। मेरा भी हुआ था, मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर हुआ था कोविड में, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बीएड में कुछ आता नहीं है। मैं जितने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ उतने अच्छे से मैं तुम्हें पूरा बीएड पढ़ा सकती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कुछ ना पढ़ो,
जबकि बीएड वाले तो कोई कॉलेज भी नहीं जाते हैं। कौन कॉलेज बुलाया? बीएड में कोई कॉलेज नहीं बुलाता, सब पेपर ले पड़े। हम दोनों साल में हमारी क्लासेस नहीं लगी, सिर्फ टीचिंग हुई थी और जाके सिर्फ पेपर लेके आया। बट भाई बीएड के बाद अगर मास्टरी करनी है तो टेट और सीटेट नाम की 2 बलाएं दे रखी है, उन्हें भी पास करना पड़ता है। पढ़ने का मन नहीं था। अभी तक मैंने कौन कौन से इफेक्ट पढ़ा दिया तुम्हें? अगर उसे कार्बोकेटाइन के लिए तुम्हें चेक कराना है, किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को चेक कराना हमने शुरू करना है। हम कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट देख लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे। अगर मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और इंडक्टिव इफेक्ट कम है तो मैं किसे प्रायोरिटी दूंगी? हाइपर कॉन्जुगेशन को, इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी नहीं दूंगी। अब चलो क्वेश्चन करो तो सारे इकट्ठे वाले। अच्छा, फ्री रेडिकल के लिए सेम है जैसे हमने कार्बोकेटाइन और उसके लिए करे, डिट्टो फ्री रेडिकल है। जैसे कि ये भी लिख लो, कॉपी में होना जरूरी है। कल को भूल जाओगे तो ये कहोगे मैम ने पढ़ाया नहीं। बताओ मुझे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम? ये है बी, सी एंड डी। तुम ये करो तो तक मैं जो लिख रही हूँ उसके बाद वो टेबल बना लेना। फ्री रेडिकल कर लिया। अब क्या आया बेटा? ABDC, क्योंकि इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? 2 यहाँ की, 3 यहाँ की, 5। सही है? 3 सॉरी हाँ 3 और 1 4, और यहाँ पर एक ही है 2, और यहाँ पर 1 3। तो देख लो किसकी ज्यादा है? A, B, D एंड देन C। अब ये टेबल देखो, टेबल में मैंने क्या, क्योंकि ये CH3 वाला, हाँ बेटा इसके भी तो आएंगे। CH3 वाला काउंट नहीं होगा। मैं समझ गई, मैं तुमने जहाँ गलती करी उससे भी ज्यादा गलती हुई है यहाँ पे। चलो 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके आएंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके आएंगे और 2 इसके आएंगे। इट इज 6 अल्फा हाइड्रोजन। मैं बहुत जल्दी में लगा। सही आ गया इतना समझ लो। अब इस टेबल पे आते हैं। ये टेबल मुझे क्या बता रही है कि हमने जो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड किया है, हम क्या कर रहे थे? हाइपर कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड को कर रहे हैं। वो किस किस के बीच में हुआ है? पहली बात तो ये एक चीज ये बता रही है कि मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी हो सकती है। तो अगर मैं एल्कीन की बात करूंगी और ये तीनों के तीनों मेरे मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, तीनों के तीनों मेरे क्या लग जाएंगे बेटा? ये लग जाएंगे। इससे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन में नहीं हो सकती। तो टोटल नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए? 12। यहां से ये आया। उसके बाद देखो यहाँ मेरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, जो ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा वो कहाँ जाएगा? इसके पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। किसमें जाएगा? पाई एंटी बॉन्डिंग में ट्रांसफर होगा। अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि एल्कीन द ट्रांसफर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इनटू डीलोकलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? कहाँ होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग में होगा। बाकी इन दोनों में पी जेड ऑर्बिटल खाली होता है। अगर मैं ये बनाऊंगी या मैं ये बनाऊंगी फ्री रेडिकल, सही है? इन दोनों में क्या होता है? मेरा प्योर पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल जिसको हम पी जेड बोलेंगे, वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। इनका डीलोकलाइजेशन कहाँ होगा? पी जेड ऑर्बिटल में। अब इसके बाद बेटा हेडिंग डाला हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। अभी तक हमने किस किस में सीखी हाइपर कॉन्जुगेशन? एल्कीन में और तुम्हारे फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन में। अब हम किस में सीखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन। बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। टाइम घड़ी देख के चलना पड़ता है। हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छा, अगर कोई क्लास नहीं ले रहा तो रात की क्लास मैं ले लूं? आजकल कोई क्लास तो नहीं है, 2 दिन से नहीं है। फिजिक्स वाले संडे में नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो उनकी मर्जी, नहीं लेंगे तो मैं ले लूं। कितने प्रोजेक्ट पढ़ोगे? अगर जो लोग रहोगे अपना टाइम भी बताओगे, मैं उस टाइम पे भी ले लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रेजेंट रहो, क्योंकि तो हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। 7-8 क्या बोल रहे हैं? 8 बजे से स्टार्ट होगी, 9 बजे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सही है। अगर अंशुका ने क्लास ले ली तो मैं 8 बजे से ले लूंगी। पैंट तो डाले भी नहीं। देखो ये यहाँ लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गया? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड। मुरली बहुत बातें हो रही है आज। क्या बात? मैं नहीं बोल रहा, पीछे ही बोल रहे हैं। अरे नहीं, मुझे तो तेरी आवाज आई। मैं नाम नहीं साथ बैठा था। पड़ रही है बात। इधर देखो, जो भी बोल रहा हूँ मैं फोटो खोल दे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, तुम्हें क्या देखना है? बेंजीन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखनी है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि बेंजीन में कितने हमारे ऐसे अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब बेंजीन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकलेंगे? अगर मेरे पास यहाँ CH3 ग्रुप है तो ये बेंजीन का अल्फा कार्बन है। ये क्या है मेरा? अल्फा कार्बन है। इससे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो मेरी इसकी क्या होगी? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अगर मेरे पास यहाँ 3 कार्बन है, क्या है? 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और मेरे इस कॉन्जुगेशन में कितने पाई बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करेंगे बेंजीन में? तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करेंगे अगर मैं कॉन्जुगेशन कराऊंगी। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तीनों के तीनों ने किया तो इनटू 3 नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्फा। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है बेटा एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसी ही चेन चलती रहती है, तो उसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे सेम है, कहीं पे कॉन्जुगेशन टूटा तो नहीं है तीनों के तीनों में, तो ये क्या होगा?
गए 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 क्या हो गए मेरे नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन। तो ये टोटल कितने आ गए 9 हाइपर कॉन्जुगेशन। कितनी आ गई 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आ गई। अब जैसे कि मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकालती हूँ जल्दी, एक चीज सुन लो पहले फिर लिखना। अगर मैंने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी निकाली, सही है, और अगर मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, हमें दी जाती है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, इसे बोलते हैं बेटा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये जनरली याद रखो क्योंकि समटाइम इसका ऑर्डर पूछा जाता है। हम आगे जब इंटरमीडिएट्स में अभी पढ़ेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, उसके लिए देखो इट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, सही है, क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या बना हुआ है कार्बोकेटाइन, तो इसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं। और हमारा यहाँ पे क्या है बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कुछ बुकों में हमारी क्या दी हुई थी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दी हुई थी, कुछ बुकों में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा दी हुई थी। एट लास्ट जो अब हमें ट्रेंड्स फॉलो करना है, हमें क्या करना है, हमें 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा करनी है, किससे बेंजाइलिक से। रीजन पूछो, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 ही तो है बेंजीन के। अगर मैं बेंजीन की वो निकाल रही हूँ तो मैं 2, और यहाँ पे ये कितने बॉन्ड है इंटू 6, सॉरी 3, ये कितने आ गए 6। आया समझ में? एक बेंजाइलिक की हाइपर कॉन्जुगेशन 6 आ गई, बट एक कार्बोकेटाइन की हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी आ गई 9 आ गई। तो हमारे कौन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बेंजाइलिक। अब यहाँ आ जाओ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाएंगे, वरना बात करो। नहीं बोला आप ना। मैं तुम्हारी वाली बात ध्यान रखूंगी, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको मूव ऑन, आगे बढ़ो, चले जाओ। ये वाली सीट खाली कराओ, मैं यहाँ बैठूँ। आगे वाली खाली है। अरे वहाँ लिखने के लिए आगे नहीं है कुछ। अलग जाके वहाँ बैठ जाओ, वहाँ से भी देखेगा साहब। दूर पड़ जाएगा वहाँ। वो भी तो खाली पड़ेगा। जाना नहीं है। लिखो भाई, प्लीज पीछे से बातें मत करो, सही 10-15-20 मिनट बचे हैं, मैं बर्दाश्त कर लो, फिर करना आराम से बातें। मुझे बताओ बेंजीन में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशंस किसमें है? कौन सी बेंजीन में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे बताओ? 3 होंगे, 3 इंटू 3, सही है। यहाँ पे कितने से करोगे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा तो नेक्स्ट वाला ही हुआ ना, 2 इंटू 3। यहाँ पर 1 इंटू ये सॉरी, ये सारी बेंजीन है, 1 इंटू 3, और यहाँ पर 1 2 3, मतलब 3 9 इंटू 3, और यहाँ पर 6 इंटू 3। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया 9 इंटू 3, फिर 6 इंटू 3, फिर 3 इंटू 3, फिर ये तो लगा लो A B C D and E। तो क्या सबसे ज्यादा D, देन तुम्हारा E, उसके बाद मेरा A, देन B, देन C।
इसके आगे पीछे कुछ लिखना है तब तक वो देख तो भी लिखना हो, किसी का कुछ छुड़ा हो। क्वेश्चन देखेंगे मिक्स वाले हैं तो मैं ले क्या कर दूं? अरे बोलो तो क्या कर दूं, तभी तो कुछ करूंगी। भाई कुछ बोलोगे तभी तो कुछ मैम करूंगी। वो इस ट्रैवल रेजिडेंस वाला था शुरू में, वो वाला करना। तुम लोग तो ऐसे डरते हो जैसे मैं हमने अभी तक एरोमेटिसिटी कहीं भी नहीं पढ़ी है ना। हाँ, लिख दो। इसमें डालो बेटा ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट डालो। ऑर्थो इफेक्ट डालो। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, हम लोग जब बेंजोइक एसिड की, बेंजोइक एसिड ध्यान था, इसे बोल रहे थे बेंजोइक एसिड। अगर मैं इसकी एसिडिटी निकाल रही थी, एसिडिटी, तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेटेड बेस बना ले रही थी, सही है। उसके बाद मैं इस पे कौन से ग्रुप अटैच कर रही थी, इसकी स्टेबिलिटी देखने के लिए -IF -RM वाले, वही क्या कर रहे थे, मेरी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे थे। डायरेक्टली एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -M के, सही। बट ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई बेंजोइक एसिड है, अगर बेंजोइक एसिड है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है XYZ, कोई भी, भले वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, उसकी एसिडिटी बाकी से ज्यादा होगी। उसमें हम बाकी कोई इफेक्ट नहीं देख रहे होते कि ये +M वाला है या -M वाला है। वहां क्या होगा, वहां हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इसे कि ये क्या है, ऑर्थो पे लगा होना चाहिए। अगर ये ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोक्सिलेट है ये, इसको क्या करेगा, आउट ऑफ द प्लेन कर देता है, जिससे कि इस पे इफेक्ट पड़ने क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसकी क्या हो जाती है, एसिडिटी सबसे ज्यादा। अब इसको लिखो, चलो, दिस इफेक्ट ओनली अकर्स, ये मत लिखो, ये बाद में लिखना, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखो पहले। दिस इफेक्ट ओनली अकर्स इन मतलब होता है, यह इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड में होता है। हिंदी में लिखना शुरू करो, बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन। एनिलीन पता है क्या होता है, एनिलीन होता है जब बेंजोइक एसिड के ऊपर हमने क्या लगाई होती है, एमीन लगाई, सही है। ये हमारी एनिलीन कहलाती है, बेंजीन के ऊपर एमीन लगी हुई एमीन कहलाती है, और बेंजोइक एसिड के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ बेंजोइक एसिड कहलाता है। ऑर्थो इफेक्ट्स वैलिड ओनली इन एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, वैलिड ओनली इन एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट वैलिड इन ओनली acidity of benzoic acid, only in
बेंजोइक एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। अगर मेरे पास एसिड है तो एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी। एनिलीन लिखो, एसिड यहाँ पे ऐसे लिखो, एसिडिटी ऑफ ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन रेस्ट बेंजोइक एसिड। मतलब इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि मेरे से कौन सा ग्रुप अटैच है, जो वो प्लस एम वाला हो या माइनस एम वाला हो, मेरा वो क्या करेगी, उसकी बेंजोइक एसिड की सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा। यहाँ है एसिडिटी ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ग्रेटर देन रिमेनिंग बेंजोइक एसिड। NH2 की बेसिसिटी मतलब जितनी आसानी से बेटा ये लोन पेयर को डोनेट कर देता है, जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट कब कर देगा, जब इसमें प्लस एम वाले ग्रुप लगे हुए होंगे। मेरे पास ज्यादा होगा तभी तो मैं आराम से दे पाऊंगा बस। बट अभी तक मैंने जो बताया वो बेंजोइक एसिड के लिए, वो एनिलीन के लिए नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन साइज सबसे कम हो जाता है। हाँ अब लिखो बेसिक नेचर पे। अभी तक जो मैंने बताया वो सिर्फ बेंजोइक एसिड के लिए बताया कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ऑर्थो इफेक्ट काम दोनों पे करता है, मगर अभी तक मैं जो बोल रही हूँ वो सिर्फ बेंजोइक एसिड पे काम करेगा। अभी हम बेसिसिटी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एग्जाम्पल लिख लो बेटा, इस वाले में COOH OCH3 कैसा है, प्लस एम माइनस एम, चलिए बता दो। प्लस एम और यहाँ पे क्या काम करेगा बेटा, मेटा पोजीशन पे माइनस आई और यहाँ पे प्लस एम। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन सा हो जाएगा एसिडिक, अगर मैं एसिडिक की बात करूंगी तुमसे। मैंने बोला ना कोई भी इफेक्ट काम कर रहा हो, कोई भी ग्रुप काम कर रहा हो, अगर मेरे पास बेंजोइक एसिड है और वो क्या है मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो मेरा सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जो भी मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें ए है, बी है और सी है। एसिडिटी निकालने के लिए बेटा मुझे इसकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। जब इसको माइनस एच निकाल दूंगी, देखो H प्लस डोनेशन ही तो एसिडिटी कहलाता है कि कितनी आसानी से H प्लस दे दे या निकाल दे। अगर मुझे ये निकाल दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, तो मुझे इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, जो इससे लेगा, जो इससे विड्रॉइंग होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब हो गया माइनस आई इफेक्ट वाले या फिर माइनस एम इफेक्ट वाले। जनरली इसको क्या करने चाहिए थे, स्टेबिलिटी देने चाहिए थे, मगर हमारा ये क्या करता है, ये प्लस एम शो कर रहा है। बट ये इसको स्टेबलाइज क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ लिखो, तो सबसे ज्यादा ए हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, बी वाला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी वाला। अब एक और लिखो, उसमें मुझे बताओ एसिडिटी ऑर्डर।
कॉपी में, क्योंकि इसमें एक तुम्हें वो भी मिल जाएगा क्या, जो हमने अभी तक लिखी चीज नहीं है। ऑर्डर बताना है बेटा। देखो मैंने पढ़ाया था तुम्हें प्लस आई इफेक्ट में CD3 की, देन CD3 की, देन CH3 की, ये प्लस आई इफेक्ट। बट हाइपर कॉन्जुगेशन उल्टा हो जाता है, CS3 की, देन CD3 की, देन CD3 की, सही है। और यहाँ पे हमें आई से पहले हम किसको देखेंगे, आई इफेक्ट से पहले हम H इफेक्ट को देखेंगे, और उससे भी पहले हम किसे देखेंगे, M इफेक्ट को देखेंगे। बट ये तीनों सब्स्टिट्यूट जो भी हमें लगे हुए M तो शो ही नहीं करते, हम क्या देखेंगे, हम इसके बाद H देखेंगे। तो इसमें भी प्लस H लगेगा, इसमें प्लस I लगेगा, क्योंकि यहाँ पे और प्लस H लगेगा, और यहाँ पे प्लस H लगेगा और प्लस I लगेगा, और इसमें भी क्या लगेगा, प्लस I लगेगा। बट डोमिनेटिंग कौन सा इफेक्ट लिखाया है, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन लिखाया है, और हाइपर कॉन्जुगेशन किसकी ज्यादा होती है, CS3 वाले की। इट मींस ये इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, कम कर देगा, कम करेगा, क्योंकि ये क्या है, देने वाला ग्रुप लगा हुआ है, इट मींस ये कम करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो जाएगी, मेरे फिनॉल की, B वाले की, उसके बाद C, उसके बाद B, देन आ गया समझ में। अब ऐसे वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे पेपर में। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगी, थोड़े से मैं नोट्स दे देती हूँ, उनको भी एक बार पढ़ा दो, ठीक है, अगर मेरे पास पॉसिबल होता है। और उसके बाद कल हम लोग आइसोमेरिज्म जो हमारी बच्ची हुई पार्ट है, अगर वो खुद कर पाओ तो मैं इनके क्वेश्चंस अच्छे से करा सकती हूँ, क्योंकि क्लास 1 बची हुई है अभी कल की। वरना हम क्वेश्चंस रात में कर लेते हैं, सब लोग क्लास वाले आ जाओ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जहां जितना उससे पढ़ा रही उतना उससे पढ़ा दूंगी। क्वेश्चंस रात में कर लेते हैं, आइसोमेरिज्म यहाँ पे कर लेते, क्योंकि आइसोमेरिज्म में स्टीरियो वाला पार्ट इज इम्पोर्टेंट। तुम जनरल वाला खुद कर लोगे, जो वही चेन आती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म खुद भी पढ़ के भी कर लोगे तो समझ में आता है। बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझाना पड़ेगा कि RS कैसे निकल रहा है, DL कैसे निकल रहा है, एनेंशियोमर्स कौन से हैं, डायस्टीरियोमर्स कौन से हैं। तो इसलिए कल की क्लास हम किसकी करेंगे, पूरी आइसोमेरिज्म की करेंगे। और आज इसके जितने भी नोट्स मेरे पास है वो सब मैं तुम्हें डाल देती हूँ, एक बार उसकी थ्योरी को पढ़ लेना, बाकी अपनी कॉपी को पढ़ लेना जितना मैंने बताया, ठीक है। तो तुम्हारे जनरल ऑर्गेनिक के जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होंगे सारे के सारे उससे हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन GOC का बाहर नहीं जाएगा। इवन जो IUPAC सब हमारी कौन सी फंक्शनल ग्रुप वाली IUPAC बची हुई है, जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से अटैच हुए हैं, वो हम जनरली उनके साथ पढ़ते जाएंगे, किसके चैप्टर्स के साथ। बाकी हमने पूरी IUPAC कर ली है। एक स्पेशल केसेस अभी मैंने देखे तुम लोगों के भी आने लगे, बाइसाइक्लो और स्पाइरो वाले, सही है। बाइसाइक्लो और स्पाइरो वाले जो क्वेश्चन एक जेई में आया हुआ है, तो शायद कभी नीट में पूछ ले। 2 स्पेशल टाइप है, मैं IUPAC के वो तुम्हें करा दूंगी कल की क्लास में, कल के, वरना हम जब भी हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा रहे होंगे तब मैं करा दूंगी, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद हमारा क्या हो गया, निपट गया पूरी GOC में सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं कि इन इफेक्ट्स को अप्लाई कैसे करें। बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, और एरोमेट्रिसिटी बची है, वो भी हम हाइड्रोकार्बन्स में निपटा लेंगे, ठीक है। कल क्लास मेरी ही है।